हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे मरणोत्तर काल में ही जो आपको करा दिया गया है। अभी तक आपको मरणोत्तर काल में शुंग, कण्व, आंध्र, सतवाहन ये सब करा दिया गया है। अब हम लोग करेंगे इक्ष्वाकु को, केदी को, हिंद एवन को, शक को, पहलव को और कुषाण को। आज इस वीडियो में यही करेंगे। ये जो वीडियो है जो एंशियंट हिस्ट्री का अभी सीरीज चल रहा है, चाहे इस चैनल पे आप देखेंगे कि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज चलाए गए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज चलाए गए हैं। जो बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी पीसीएस में जो आरओ हो रहे हैं, टीचर का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, और झारखंड जो एसएससी का एग्जामिनेशन अभी जो होने वाले हैं फरवरी में, तो ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, और जो पीछे वीडियो बनाया जा चुका है उसको भी देखें। चलिए शुरू करते हैं। इक्ष्वाकु वंश, जो अभी तक हम लोग सातवाहन जो पढ़ चुके हैं, इस उन्हीं के ये सामंत थे। ये सातवाहनों के सामंत थे। श्री शांत मूल इसके संस्थापक थे, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। इसके उत्तराधिकारी जो है वीर पुरुष दत्त, उन्होंने क्या किया था, नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। तो नागार्जुन कोंडा में जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसी इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने। इस वंश के शासक जो थे बौद्ध मत के पोषक थे। तो इक्ष्वाकु वंश में बस इतना ही। आगे देखते हैं हम लोग चेदी। खारवेल का नाम आप लोग सुने होंगे। उसी खारवेल जो था इसी वंश से संबंधित था। तो कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ है, कहाँ से मिलता है? तो खारवेल को जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी से मिलता है। इस वंश के संस्थापक महामेघवाहन था, उन्होंने ही किया था। खारवेल इस वंश का महान शासक हुआ था। जैन लोगों को ग्राम दान में दिया। इसका भी पहला जो साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य कौन कौन? तो चोल, चेर और पांड्य। देखेंगे ये साउथ वाला एरिया जब देखेंगे तो यहाँ इधर में चेर, चोल, पांड्य, ये चेर इधर है, चोल और पांड्य, पांड्य इधर है, चोल इधर है। तो ये तीनों का वर्णन यहीं पे मिलता है। तो इस अभिलेख से जानकारी मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से ये 3 राज्यों की जानकारी मिलता है। अब देखेंगे हिंद यवन, मतलब इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरिया, उसको देखते हैं। उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्टीरिया के ग्रीक, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन भी कहा जाता है, यही थे। सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश पर्वत पार किया। इन्हें इंडो ग्रीक एवं हिंद एवन और बैक्टीरिया ग्रीक के नाम से जाना जाता है। जो अपना ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इधर में देखेंगे कि इधर ऐसे अफगानिस्तान था, तो हिंदू कुश पर्वत यहीं पे है। अफगानिस्तान के से जो इंडिया है तो यहीं पे जो भी आता था लोग तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके आता था। तो यही सबसे पहले कौन आया था? तो ग्रीक लोग आए थे, यूनानी। तो वही है यहाँ पे, इसी को पार करके आए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इसी वंश का एक शासक था डेमेट्रियस प्रथम। ये क्या था? भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय इसी को जाता है, डेमेट्रियस को। 183 बीसी में पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल। डेमेट्रियस ने भारतीयों के जो राजा की उपाधि धारण की थी, राजा की उपाधि धारण की। यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए थे। ये 2 लिपि, यूनानी और खरोष्ठी लिपि। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों पर जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तो डेमेट्रियस जो था किसको? साकल को। और डेमेट्रियस के बाद जो यूक्रेटाइडस जो आया, यूक्रेटाइडस, ये तक्षशिला को अपना राजधानी बनाया था। तो ये 2 राजधानियां हो गई इसकी। अब आता है मीनांडर।
इसका नाम महत्वपूर्ण है। ये जो उसी कुल का था। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो का नाम जानते होंगे। मिलिंद पन्हो एक साहित्य है, उसी में मिलिंद जो था इसी के नाम है, यही मिनांडर का नाम है। देखिए बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की बृहद चर्चा मतलब जो वार्ता है वही संकलित किया गया है। मिलिंद पन्हो में किसका उल्लेख है? तो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु कौन था? नागसेन। उसी का जानकारी मिलता है कहाँ से? मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से। भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं के शासन के आरंभ के साथ ही सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। तो किससे? तो जब भारत में बैक्ट्रिया के लोग आए, यूनानी लोग आए, उसी टाइम से ये जो राजाओं के नाम है सिक्कों पर आने शुरू हो गया, उसका डेट आना शुरू हो गया। आगे देखते हैं। इतिहास जानने का, हिंद यवन के बारे में इतिहास जो है वो जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सिक्का। इसलिए कि सिक्के पे ही तिथि वगैरह लिखा रहता था। इनके चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? तो द्रम कहा जाता था। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के जारी किए और सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने का जारी किसने किया था? यही हिंद यवन लोगों ने। एक अन्य बैक्ट्रियन यूक्रेटाइडस ने भी भारत के कुछ भागों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। यह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जो था एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस, ये था उसका दूत था, को भागभद्र के दरबार में भेजा था। तो आता है कि एंटियालकिड्स जो था किसको भेजा था? तो हेलियोडोरस को। किसके दरबार में भेजा था? तो भागभद्र के दरबार में भेजा था। यूनानी के जो यूनान के लोग थे, जो इंडो बैक्ट्रियन थे, उनकी क्या क्या देने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लोग क्या क्या करके गए। राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सांचों से, यहाँ अलग है, सांचों से सिक्कों का निर्माण विधि मुद्राओं पर, राजा के नाम का उत्कीर्ण अभी हम लोग पढ़े हैं, चित्र उस पे होता था, तिथि होता था। इसके बाद काल गणना किस काल का है, संवत का प्रयोग देखेंगे कि अभी भी जो संवत है वो हम लोग देखते हैं तो इसी का है। सप्ताह के 7 दिन इन्हीं के देन है, 12 राशियां इन्हीं के देन है। कैलेंडर वर्ष अभी देखते हैं कि एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं तो इसी का देन है। भारत में ज्योतिष का विकास यूनानी संबंधों के कारण संभव हुआ है। ज्योतिष का भी विकास इसी का देन है। नाटक में प्रयुक्त होने वाला पर्दा यूनानियों का ही देन है। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो यूनानियों ने किया। उत्तर पश्चिम भारत में हेलोनिस्टिक कला मतलब गंधार शैली का विकास किसने किया? तो यही लोगों ने किया। तो ये सब यूनानियों के देन है। अब आता है यूनान के बाद शक। शक मूलतः सीरिया के लोग थे, सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक जाति थी। तक्षशिला के शकों में मोगा या माउस या मोएज का नाम देता है, मोज, मोगा, माउस ये सब नाम रहता है, वही प्रमुख था। महाराष्ट्र के पश्चिमी शक शासकों में छहरात वंश का नहपान, सबसे जो नहपान जो था सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये किस वंश का था? तो शक था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से यह पराजित हुआ। मतलब सातकर्णी ने किसको पराजित किया? नहपान को। ये किस वंश से है? तो सातवाहन वंश से है गौतमी पुत्र सातकर्णी। नहपान किस वंश से है? तो शक वंश से है। देखेंगे अब रुद्रदामन प्रथम को, यह महत्वपूर्ण शासक। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा यही हुआ था, रुद्रदामन। ये सातकर्णी द्वितीय को 2 बार हराया था। पहले, इससे पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग सातवाहन में, तो उसमें ये पढ़ चुके हैं कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? मरम्मत कराया इसने, तो बनवाया किसने था? इसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था?
तो सुविशाख था, सुविशाख इसके समय में था। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का संरक्षक था, मतलब संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने। तो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। सबसे लंबा कौन सा है? तो जूनागढ़ ही है। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, यही अंतिम शासक था। मालवा के एक शासक विक्रमादित्य ने 57 बीसी में, 57 बीसी में शकों को पराजित कर दिया। तभी से एक उपाधि प्रचलित में आए जिसका नाम था विक्रमादित्य। यही विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत बनाया जिसका नाम क्या था? विक्रम संवत, और या इसको मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि इस उपाधि के लोग, इतिहास में 14 लोगों ने इस उपाधि को धारण कर लिया। विक्रमादित्य की उपाधि जो थी 14 लोगों ने धारण किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहलव के बारे में। ये पर्थिया के लोग थे, मध्य एशिया और ईरान के साइड में से आए थे। भारत में पर्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथेडेटस था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस के बारे में आप जानते होंगे। गोंडोफर्निस सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसी के शासन काल में एक ईसाई पादरी आया था, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ईसाई का प्रचार करने के लिए इंडिया में आया था गोंडोफर्निस के शासनकाल में। इस साम्राज्य का अंत किसने किया? तो कुषाणों ने कर दिया। तो अब कुषाण वंश आएगा। कुषाण, कुषाण क्या थे? तो ये मूलतः जो चीन वाला इलाका है वहीं से आए थे। इसी में जो पहला महत्वपूर्ण शासक था कुजुल कड़फिसेस, इन्होंने सर्वप्रथम कुषाण वंश की स्थापना इन्होंने ही की। मतलब कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। फिर देखेंगे एक शासक इसके तुरंत बाद आता है भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस इसके तुरंत बाद आता है। फिर आता है कनिष्क। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था जिसने एक संवत चलाया। कौन सा संवत? शक संवत। अभी हम लोग उस टाइम क्या पढ़े थे? विक्रम संवत। शक संवत जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है, इसी संवत को, शक संवत को ही प्रयोग में लाती है। शक संवत जो है वर्तमान में चैत्र मास, हिंदी का जो महीना होता है चैत्र, उसी से शुरू होता है, जो 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। तो जो अपना कैलेंडर है इसी शक संवत पे ही आधारित है। जो भारत सरकार का जो कैलेंडर है शक संवत पे ही आधारित है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने कनिष्कपुर बसाएगा। आगे देखते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर भी आक्रमण किया था और वहां से क्या क्या लिया था? तो जो प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष, उनको लेकर चल दिया। बुद्ध का भिक्षा पात्र वहां रखा हुआ था, उसको लेकर चल दिया। और एक अनोखा कुकुट, कुकुट मतलब मुर्गा, एक मुर्गा लेकर आया था। तो 3 चीजें लाया था अश्वघोष जो विद्वान थे, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक मुर्गा। इसके समय में मूर्तिकला की गंधार शैली एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। इसके दरबार में देखते हैं, नवरत्न के बारे में देखते होंगे। यहाँ 5 रत्न रहते थे। 5 रत्न कौन कौन है? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक। ये लोग रहते थे इसके दरबार में। चरक चिकित्सक था। चरक जो थे चिकित्सक थे। ये विद्वान रहते थे। कनिष्क चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ और इसमें कनिष्क हार गया है। तो कनिष्क को किसने हराया? पांचाओ ने। पांचाओ कौन था? तो चीन का शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है। कनिष्क के समय कश्मीर में, जो कश्मीर के कुंडल ग्राम है, वहां पे चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन में।
चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था। कौन कौन? हीनयान और महायान। 2 भागों में बौद्ध धर्म कब बटा था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। और जो है कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। संगति के जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगति के, कौन थे? तो वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो यही सब पूछता है। अब इसका अगला शासक है हुबिक्स। हुबिस्क, जैसे कनिष्क ऐसे हुबिस्क। ये कनिष्क का उत्तराधिकारी था। कश्मीर में ये खुश्कपुर नामक नगर बसाया था। कुषाण शासकों ने महाराजा धीराज, ये देखिए उपाधियां हैं, महाराजा धीराज, देवपुत्र, कैसर जैसी उपाधियां धारण की। मंदिर बनवाने की प्रथा भी कुषाणों ने ही शुरू की थी। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। अभी हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे कि किसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने। तो सबसे शुद्ध किसने जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध कुषाणों ने। इन्होंने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय, सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने चलाया था? तो यही कुषाणों ने। तो यही सब आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।